हम बात कर रहे थे कि अगर हम यूनिट टेस्ट की ज़रूरत क्या है, क्या हम सादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते? अगर हम सिंपल डेवलपमेंट करेंगे जिसमें कोई यूनिट टेस्ट नहीं होंगे तो उसके क्या नुकसानात हैं, और अगर हम यूनिट टेस्ट लिखते हैं तो उनके क्या फ़ायदे हैं? इसके जो फ़ायदे हैं यूनिट टेस्टिंग के, ये बुनियादी तौर पे एक तो आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो होती है, जो आप बिल्ड करने जा रहे हैं, वो आपकी बड़ी अच्छे से डेवलप हो जाती है जब आप यूनिट टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि आपके टेस्ट ये बताते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उससे क्या फंक्शनैलिटी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन पता है तो आपके जो ओवरऑल सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बड़ी अच्छी तरह होगी। सिमिलरली यूनिट टेस्ट जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में काइंड ऑफ आप हर चीज को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम हर चीज के टेस्ट लिखे होते हैं तो उससे जो आपके ओवरऑल प्रोग्राम है उससे क्या बिहेवियर एक्सपेक्टेड है वो बड़े अच्छे से पता चलता है। और उस कोड को जब कोई दूसरा डेवलपर लेट्स से यूज करेगा, उस डेवलपर को बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ओरिजिनल डेवलपर ने जब इसको डेवलप किया था तो वो क्या फंक्शनैलिटी इसकी मदद से अचीव करने की कोशिश कर रहा था। आपके टेस्ट्स को देख के आपके सॉफ्टवेयर के बारे में जो पता लगाना है वो बड़ा ही आसान हो जाता है अगर आपने यूनिट टेस्ट लिखे हुए हैं। देन आप जो यूनिट्स को डिजाइन करते हैं, जब आप टेस्ट लिखते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आप डिफरेंट तरह के यूनिट्स को डिफाइन करते हैं और हर एक यूनिट क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा वो आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो इस तरह बेसिकली आप अपना जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर होता है उसको यूनिट्स में डीकम्पोज कर रहे होते हैं। और जब आप डीकम्पोजिशन करते हैं तो उन यूनिट्स को ऑब्वियसली यूनिट्स की वर्किंग को समझना ज़्यादा ही इजी हो जाता है और ओवरऑल आपका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा सिंपल हो जाता है। आपने एक बड़ी चीज़ को स्मॉल यूनिट्स में डीकम्पोज कर दिया होता है। और जो सबसे लास्ट बेनिफिट है दैट इज रिग्रेशन प्रोटेक्शन। रिग्रेशन प्रोटेक्शन तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि अगर आपको अपने कोड में कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना पड़ती है या आपको कुछ चेंजेस करना पड़ती है तो उस चेंजेस या उस नई फंक्शनैलिटी के नतीजे में आप ये चीज़ बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसके नतीजे में कोई प्रीवियस फंक्शनैलिटी आपकी डिस्टर्ब तो नहीं हुई। आपका ओवरऑल जो कोड होगा वो काइंड ऑफ प्रोटेक्ट होगा। जैसे ही आप उसमें कोई नई चीज़ ऐड करेंगे, आप सिंपल सारे टेस्ट को रन करेंगे और आपको फौरन से पता चल जाएगा कि जो हमने पहले से लिखा था या एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है वो सारी जो है वो बिल्कुल सही तरह से पास होती है या नहीं होती। अगर कहीं भी जाके आपका कोड समहाउ ब्रेक होता है तो कुछ ना कुछ टेस्ट जो हैं आपके यूनिट टेस्ट वो फेल हो जाएंगे और आपको फौरन से पता चल जाएगा कि ये जो नई अपडेट की है इसके नतीजे में ये वाला जो है ये नुकसान हो रहा है, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। आपका कोड ओवरऑल प्रोटेक्ट हो जाता है। उसमें चेंजेस करना या उसमें कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना वो ज़्यादा आसान होता है और इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाता है अगर उसके नतीजे में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से जो आपकी यूनिट टेस्टिंग है वो बड़ी ही यूजफुल साबित होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। जो ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग होती है इसमें आप अपनी डेवलपमेंट के दौरान ही किसी टेस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर अपना जो कोड है वो लिखते हैं और वो जो कोड है वो ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर बेसिकली रन होता है।
और वो आपके डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं उनको टेस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल यूनिट्स मौजूद हैं, सो आप हर एक यूनिट्स के लिए टेस्ट केसेस लिखेंगे। हर एक यूनिट के लिए आपका कोई ना कोई टेस्ट केस होगा। सो वो जो टेस्ट केसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली इस यूनिट की फंक्शनैलिटी को एवेल्युएट कर रहे होंगे, और जब वो एवेल्युएशन करेंगे तो वो आपको एक मैसेज रिटर्न करेंगे कि ये यूनिट टेस्ट जो है वो पास होता है या फेल होता है। अगर पास होता है तो इसका मतलब ये है कि यूनिट टेस्ट बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। सो आपके जितने भी यूनिट्स होते हैं उसके लिए आप अलग से अपने जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपना जो प्रोग्राम होता है उसमें अलग से एक टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, और उस टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर आप जो है मल्टीपल टेस्ट केसेस लिख रहे होते हैं, और हर एक टेस्ट केस का जो मकसद होता है वो डिफरेंट यूनिट्स को एवेल्युएट करना होता है। सो ऑटोमेटेड टेस्टिंग ऑब्वियसली स्क्रिप्ट्स की मदद से लिखी जाती है, और आज हम उनको देखेंगे भी कि ये किस तरह से आप करते हैं। सो ये तो हो गया कि यूनिट टेस्ट का जो है बेनिफिट क्या है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं कि जो यूनिट टेस्ट आपके होते हैं, अगर तो आपके यूनिट्स में डिपेंडेंसी है आपस में बहुत ज्यादा, अगर उनकी आपस में डिपेंडेंसी है तो फिर आपके यूनिट टेस्ट वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट टेस्ट सिर्फ एक स्टैंड अलोन यूनिट्स को उनकी फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करते हैं। अगर आपके यूनिट्स आपस में इंटरेक्शंस कर रहे हैं और उनकी इंटरेक्शन के नतीजे में कोई चीज़ ब्रेक हो रही है तो फिर वहाँ पे आपके यूनिट टेस्ट हेल्पफुल साबित नहीं होंगे। आपको फिर किसी और तरह की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की तरफ पे जाना पड़ेगा। सो डिपेंडेंसी वाली अगर सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में यूनिट टेस्ट आपके हेल्पफुल साबित नहीं हो सकते। देन ये हो सकता है कि आपने जो टेस्ट सिनेरियो हैं वो सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं किए। अगर आपने टेस्ट सिनारियोज आपने सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं किए तो ऑब्वियसली वो आपके यूनिट्स को सही तरह से टेस्ट नहीं कर रहे होंगे, और अगर आपके यूनिट्स की टेस्टिंग सही तरह से नहीं हो रही तो ऑब्वियसली अगर उसमें कोई इश्यूज आते हैं तो वो आपको आइडेंटिफाई नहीं हो सकेंगे। सो ये क्वाइट पॉसिबल है कि आप कुछ टेस्ट सिनारियोज को मिस कर दें, उसको यूनिट को पूरी तरह से टेस्ट ना करें। सो उस केस में भी इश्यूज हो सकते हैं। देन ऑब्वियसली आपकी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है या जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है वो आप यूनिट टेस्ट की मदद से परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोई और चीज यूज करना पड़ेगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यहाँ पे डिपेंडेंसीज आ जाती हैं या इंटीग्रेशन होती है, सो वहाँ पे आप यूनिट टेस्ट को यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको किसी और तरह की टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगी। सो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था यूनिट टेस्टिंग के हवाले से। इसमें अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज हम जो है अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिकल की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। ओके जी, अब हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूनिट टेस्टिंग होती क्या है और इसके लिए कौन कौन से फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं। सो आज जो है हम पाइथन में यूनिट टेस्टिंग को करेंगे, और उसके लिए जो फ्रेमवर्क आपके पास अवेलेबल है उसका नाम जो है दैट इज यूनिट टेस्ट। उस नाम से एक पूरा फ्रेमवर्क अवेलेबल है। इसके अलावा भी पाइथन में काफ़ी सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल है। पाईटेस्ट के नाम से एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है, और आपके पास डॉक टेस्ट के नाम से भी एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है। सो इनमें फ़र्क क्या है, कौन कितना बेहतर है दूसरे से, या कौन इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, वो तो जैसे जैसे इनकी डिस्कशन आएगी वो हम देख लेंगे। सो अभी हम जो बात
करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम यूनिट टेस्ट जो फ्रेमवर्क है उसको देखेंगे। सो उसके लिए हम एक छोटा सा एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। उस एप्लीकेशन की जो डिटेल है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उस एप्लीकेशन की जो डिटेल है वो क्या होगी, जो हम इसके दौरान डेवलप करेंगे। एक सिंपल सी क्लास डेवलप करेंगे, छोटी सी एग्जांपल जो है उसको डेवलप करेंगे और देखेंगे कि उसकी टेस्टिंग जो है वो किस तरह से होती है। सो जो एग्जांपल हम बनाएंगे उसमें यह है कि हम एक फ़ोन बुक बनाएंगे जिसके लिए आपके पास कुछ नेम्स और कुछ नंबर्स गिवन होंगे, और जैसे ही कोई नेम या नंबर आप देंगे वो आप अपनी फ़ोन बुक में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्टोर करते वक्त जो आपकी फ़ोन बुक है उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि आपके जो तमाम तर फ़ोन नंबर्स हैं वो यूनिक होंगे, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी उसमें। फॉर एग्जांपल अली और असद का अगर ये नंबर है आपके पास तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और इस सिचुएशन में अगर यही दो नंबर सेव हैं तो आपकी फ़ोन बुक जो है वो कंसिस्टेंट होगी। लेकिन एक नया अगर आप नेम सेव करते हैं जिसमें जैसे आपने ताहर सेव किया है और ताहर का नंबर भी वो पहले की तरह ही है, जैसे वाली से बिल्कुल मैच करता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो फ़ोन बुक है वो कंसिस्टेंट नहीं है। सो ये वाली एग्जांपल हम छोटी सी एग्जांपल जो बनाएंगे और इसकी मदद से डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि यूनिट टेस्टिंग जो है आप किस तरह से करते हैं। सो उसके लिए अब मैं करूँगा ये एक पाइथन का प्रोजेक्ट जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। आप इसको किसी आईडी में कर सकते हैं या आप सिंपल कमांड लाइन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आईडी क्रिएट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जाके मैं एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बना रहा हूँ और लेट्स से इसको कुछ नाम दे देते हैं। ओके जी, आपका जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा सो अब मैं करने जा रहा हूँ इसमें एक स्क्रिप्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसमें हम अपने तमाम तरह टेस्ट केसेस लिखेंगे। और आपकी जो स्क्रिप्ट होती है यूजुअली जो कन्वेंशन फॉलो की जाती है उसमें आप टेस्ट अंडरस्कोर और आगे जो चीज़ आपने टेस्ट करनी होती है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो अभी मैंने एक फ़ोन बुक बनानी है और उसको मैंने टेस्ट करना है तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा। सो अब टेस्ट केसेस लिखने के लिए जो आपका यूनिट टेस्ट होता है उसमें एक आप क्लास क्रिएट करते हैं जिसको आप यूनिट टेस्ट से इनहेरिट करते हैं। सो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स से फ़ोन बुक टेस्ट, और इसको आप इनहेरिट करेंगे यूनिट टेस्ट से। अब इससे आप इसको इनहेरिट करेंगे। सो अब ये आपकी जो क्लास है जिसको मैंने इनहेरिट किया है यूनिट टेस्ट डॉट टेस्ट केस से, इसके अंदर अब आप अपने तमाम काइंड ऑफ जो टेस्ट केसेस हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि टेस्ट स्वीट होता है हमारे पास एक, जिसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो इस वक्त जो फुल बुक टेस्ट केस की जो क्लास है ये आपके पास एक टेस्ट स्वीट है। सो इसके अंदर आप मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखेंगे। सो लेट्स से अब हम अपना पहला टेस्ट केस लिखते हैं जिसके अंदर हम ये टेस्ट करते हैं कि लेट्स से जो हमारे फ़ोन बुक की सर्च की फंक्शनैलिटी है वो सही तरह से परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ जिसमें मैं टेस्ट करूँगा फ़ोन बुक सर्च को।
और इसके अंदर जाके हम ये करेंगे कि लेट्स से हम फोन बुक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और इस ऑब्जेक्ट में हम ये करते हैं कि जाके सबसे पहले कोई यूजर नेम और साथ एक नंबर लेट्स से अली, और इसके अगेंस्ट में एक नंबर ऐड कर देता हूँ 1 2 3 4 5। सो अब हमने ये टेस्ट करना है कि क्या ये नंबर जो है ये वाकया ही आपकी फोन बुक में ऐड हो चुका है या नहीं हो चुका। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट तरह की जो असर्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। असर्शंस को यूज करते हुए आप जो रिजल्ट्स हैं वो टेस्ट करते हैं। सो जब आप असर्शन लिखते हैं तो उसको आप एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं और एक आप एक्चुअल रिजल्ट देते हैं, और वो उन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करके आपको बताता है कि क्या ये दोनों रिजल्ट सेम हैं या नहीं सेम। अगर तो वो दोनों रिजल्ट सेम होंगे तो आपका जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा, अदरवाइज आपका जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट, यहाँ पे आपके सब पास बहुत सी असर्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इनमें से जो मैं असर्शन को यूज करने जा रहा हूँ वो असर्ट इक्वल्स को। और क्योंकि हमने अली को सेव किया है और अली का जो सेल नंबर है वो मैंने ये मेंशन किया है। सो अब मैं फोन बुक में से अगर सर्च करूं अली, सो मुझे 1 2 3 4 जो है वो मिलना चाहिए। सो अब ये एक टेस्ट केस जो है वो मैंने कंप्लीट लिख लिया हुआ है, जिसका पर्पस ये है कि उसने फोन बुक में जो सर्च की फंक्शनैलिटी है उसको टेस्ट करना है। अब इसको रन करने के लिए हम इसको दो तरह से रन कर सकते हैं अपने टेस्ट केसेस को। एक तो ये हो सकता है कि आप कमांड लाइन से रन करें। सो यहाँ पे कमांड लाइन पे आप जाके ये मेंशन कर सकते हैं कि इस जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो भी हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम डेवलप किया है, इसके अंदर जो तमाम तर यूनिट टेस्ट हैं उनको आप रन करके मुझे रिजल्ट्स बताओ। सो आप कमांड लाइन के थ्रू ये कमांड दे सकते हैं पाइथन, और उसमें आप यूनिट टेस्ट का जो मॉड्यूल है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो ये करेगा कि आपका जो पूरा भी प्रोग्राम है इसमें जो जितनी भी यूनिट टेस्ट के रेलेवेंट जो क्लासेस आपने इनहेरिट की होंगी, यानी कि जो भी आपके टेस्ट स्विफ्ट हैं उनको सर्च करेगा और उन सारों को चला के देखेगा कि सारे टेस्ट पास होते हैं या नहीं पास होते। सो अगर मैं इसको चलाता हूं सो इसको चलना चाहिए। सॉरी, वो वहां पे मैं पाइथन को चला रहा था, एक्चुअली हमने कमांड को एग्जीक्यूट करना है। सो ये आप टर्मिनल पे जाके इसको रन करेंगे। सो जब आपने इसको रन किया सो ऑब्वियसली आपकी कोई फोन बुक नाम की क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। सो वो आपको यहीं पे एरर दे देगा कि ये वाली क्लास जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, और यहाँ पे हमने एक टेस्ट को रन किया था और वो वाला टेस्ट जो है वो बेसिकली फेल हो चुका है क्योंकि ये वाली क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि इस क्लास को हम क्रिएट करते हैं। सो इसको मैं एक अलग से लेट्स से फाइल में मूव कर देता हूँ, फाइल में। सो अब इसके अंदर जाके मैं ऐड और सर्च का मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो ऐड के लिए सिमिलरली आप जो सर्च है
वो वाला मेथड भी यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो ये दो मेथड अभी मैंने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मेंशन नहीं की, सिंपल उसको अपनी क्लास के अंदर जाके लिख दिया है। सो अब अगर आप जब दोबारा रन करेंगे तो वो आपको दोबारा से बताएगा कि यहाँ पे जो असर्शन है वहाँ पे एरर आ रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो 1 2 3 1 4 था, लेकिन वो आपको यहाँ पे नन रिटर्न कर रहा है क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट जो है वहाँ पे कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही, तो आपको जो असर्शन है यहाँ पे वो आपको एरर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। सो अब हम ऐसा करते हैं कि जाके इनको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो इसके लिए सिंपल हम ये करते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट की जो है वो डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम जो नंबर है उसको सेव कर देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट की हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर जो तमाम तरह हमारे जो नंबर्स हैं, हर एक नेम के अगेंस्ट हम एक नंबर जो है वो सेव करते जाएंगे। सो जब आपने सर्च करना है तो हम सिंपल ये कर सकते हैं कि उस नेम के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड है उसको हम रिटर्न करते हैं। अब ये जो ऐड और सर्च की जो फंक्शनैलिटी है ये इस क्लास के अंदर मैंने इम्प्लीमेंट कर दी है, और यहाँ पे हमारा एक टेस्ट केस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सो अब हम इसको दोबारा इन यूनिट टेस्ट को रन करेंगे। सो अब आपका एक जो टेस्ट है वो रन हुआ है और वो वाला जो है वो आपका पास हो गया है, क्योंकि एक ही टेस्ट केस इसके अंदर लिखा था। और आपकी जो सर्च की फंक्शनैलिटी है, जब आप उसमें कुछ ऐड करते हैं और वो सर्च करने की कोशिश करते हैं तो आपको सही रिजल्ट रिटर्न कर रही है और हमारा जो टेस्ट केस है वो पास हो रहा है। अब लेट्स से यहाँ पे मैं कोई इनवैलिड वैल्यू यहाँ पे पास कर देता हूँ, तो उस केस में जब आप इसको रन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फेलियर मिलेगी और वो आपको बताएगा कि इशू ये है कि एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था वो 0 0 1 2 3 1 4 था, लेकिन सर्च करने के नतीजे में आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 1 4 आ रहा है। सो इस तरह जो आपकी जो फेलियर्स और आपकी जो सक्सेसेस हैं वो आपको पता चलता है यूनिट टेस्ट की मदद से। सो अब हम एक और टेस्ट केस लिखते हैं जिसमें हम ये करते हैं कि अगर कोई ऐसा नाम सर्च करने की कोशिश की जाती है जो फोन बुक में से मिसिंग है, सो उसका कोई रिजल्ट तो हमारे पास रिटर्न नहीं होता। सो अब मैं सर जी ये इस तरह का है कि हम जो टेस्ट केस लिख रहे हैं वो यानी कि हम वो जो फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया है उसे कॉल कर रहे हैं बस। जी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसका कोई भी फंक्शनैलिटी जो है उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं और उसकी जो आउटपुट आती है वो आप ये चेक करते हैं कि क्या ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि नहीं है। इस तरह से ओवरऑल हम इसको असेस करते हैं, टेस्ट केसेस जो हैं हम अपने लिखते हैं। जी इस केस में भी मैं एक बुक का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेकिन अभी मैंने उसमें कोई नाम वगैरह ऐड नहीं किया। मैं ये चेक करने जा रहा हूँ कि अगर कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता या कोई नंबर फोन बुक में एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या उसके अगेंस्ट मुझे एक्सेप्शन रिटर्न होती है या नहीं होती। इसके लिए आप सर्ट रेज के नाम से आपके पास एक है जिसमें आप चेक करते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कोई एक्सेप्शन रेज करता है या नहीं करता। यहाँ पे आप की एरर के नाम से ऑब्वियसली अगर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो वो आपको उसके अगेंस्ट एक की एरर जो है वो रिटर्न करेगा। अब मैं उसमें से अगर सर्च करता हूँ अली, तो क्योंकि इस टेस्ट केस में हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की और सिंपल हम उसको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको जो है वो एरर रिटर्न करना चाहिए।
सो आप अगर जाके यहाँ पे दोबारा से इसको रन करते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो दोनों टेस्ट केसेस हैं वो पास हो रहे हैं। इसमें चूंकि हमने कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं किया था, कोई रैकेट ऐड नहीं किया था, और हम ऐसे रैकेट को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो फोन बुक में एग्जिस्ट नहीं करता, सो वो उसके अगेंस्ट एक एक्सेप्शन रेज होगी। ये जो पाइथन की डिक्शनरी का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है कि अगर आप डिक्शनरी में से कोई ऐसी चीज सर्च करते हैं जो उसमें मौजूद नहीं है तो वो एक एक्सेप्शन रेज करता है की एरर के नाम से। सो ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ तो वो एक्सेप्शन रेज होगी और वहां पे ये रेज हो रही है और यही हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर था। सो ये आपका टेस्ट केस जो है ये पास हो रहा है। सो यहाँ पे एक अभी जो हम टेस्ट केस को रन कर रहे हैं इसके लिए हम कमांड लाइन का टेस्ट रनर जो है ये आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सर एक्सेप्शन कहाँ आई है, दिख नहीं रही। जी एक्सेप्शन जो है जो आपकी डिक्शनरी होती है पाइथन में बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम सारा कुछ एक डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं, जब आप डिक्शनरी में से कोई ऐसी चीज सर्च करने की कोशिश करेंगे जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती, सो पाइथन की जो डिफॉल्ट डिक्शनरी की इम्प्लीमेंटेशन है वो उस केस में एक्सेप्शन थ्रो करती है। सो यहाँ पे हमने फोन बुक क्रिएट की और उसमें कोई नेम ऐड नहीं किया, लेकिन हमने एक ऐसा नेम सर्च करने की कोशिश की है जो एग्जिस्ट नहीं करती उस डिक्शनरी में। सो डिक्शनरी का डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो यही है कि वो एक्सेप्शन थ्रो करती है अगर आप ऐसी की सर्च कर रहे हैं जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। सो इस केस में इस वजह से वो एक्सेप्शन रेज होगी। सो आप जो टेस्ट रनर है हम बात कर रहे थे, इस केस में आप कमांड लाइन टेस्ट रनर जो है वो यूज कर रहे हैं। सो हम जो कुछ भी मेंशन करते हैं आप कमांड लाइन के थ्रू बताते हैं कि अपने जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो तमाम तर यूनिट टेस्ट हैं उनको आप रन करें। लेकिन जो आपका पाइचार्म है ये आपको एक और ऑप्शन भी देता है। सो आप यहाँ पे जाके एक कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट टेस्ट की जो है ये कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके पास अवेलेबल है, इसको आप ऐड करें और सिंपली आपने इसको पाथ बताना है अपने सॉफ्टवेयर का या अपने प्रोग्राम का। और लेट्स से ये मैंने अप्लाई कर दिया। सो अब आप इसको यहाँ से डायरेक्टली रन कर सकते हैं और आपको ये साइट पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे 2 टेस्ट केसेस जो हैं वो रन हुए और सभी के सभी जो है वो पास हो चुके हैं। सो आप कमांड लाइन का टेस्ट रनर भी यूज कर सकते हैं और आप अपनी आईडीई के थ्रू यहाँ पे जाके एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर आप उसको डायरेक्टली एक रन कर सकते हैं GUI के थ्रू, और ये ज्यादा मतलब कि सूटेबल है, इजी टू यूज है, रादर देन कि आप बार बार कमांड लाइन के थ्रू जाएं और वहां से रन करें। सो एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जितने भी टेस्ट केसेस जो हैं वो डिफाइन जो करते हैं, इसके अंदर जो भी आपने डाटा क्रिएट किया है, जो भी इसके अंदर आपने लिखा हुआ है, वो इस फंक्शन या इस टेस्ट केस की हद तक महदूद है। आप कोई दूसरा टेस्ट केसेस लिखेंगे तो उसका जो डाटा है या उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए हैं वो किसी दूसरे टेस्ट केस को विजिबल नहीं होंगे। एक टेस्ट केस अपने अंदर पूरे का पूरा एनकैप्सुलेट होता है, वो एक ही होता है और वो एक पूरा पैकेज होता है काइंड ऑफ, और वो किसी दूसरे टेस्ट केस को उसके अंदर जो हो रहा होता है वो विजिबल नहीं होता। सो सारे टेस्ट केस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फोन बुक का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया और यहाँ पे भी क्रिएट किया। सो जब आपके टेस्ट केसेस रन होंगे तो ये दोनों अलग-अलग से बनेंगे और अलग-अलग से ये अपनी फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे होंगे। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे के साथ। सो ये बात होगी।
अब हम जो बिल्कुल लास्ट हमारी जो फंक्शनैलिटी है जिसमें हम चेक करते थे कि टेस्ट आपकी जो फोन बुक है उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो उसके लिए आप सिमिलरली उसी तरह ही टेस्ट केस लिखेंगे और इसमें इस कंसिस्टेंट के नाम से मैं टेस्ट केस लिखूंगा और इसमें ऑब्वियसली आप फोन बुक को दोबारा से क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद ऑब्वियसली आप चेक करेंगे कि सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि क्या एम्प्टी फोन बुक कंसिस्टेंट होती है या नहीं होती। सो जो आपकी एम्प्टी फोन बुक है उसको मैंने चेक करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसके लिए भी ऑब्वियसली आप जो है असर्शन यूज करेंगे और इस केस पे मैं असर्ट ट्रू को यूज कर रहा हूँ जो मुझे बताती है कि क्या ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद लेट्स से मैं उसमें एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सो अब मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया लेकिन इस वक्त कोई डुप्लीकेट्स उसमें मौजूद नहीं है, सो इसको कंसिस्टेंट होना चाहिए। देन अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि उसमें डुप्लीकेशन को ऐड करने जा रहा हूँ। अब मैंने एक ऐसा नाम ऐड किया लेकिन जो फोन नंबर है वो पहले से एग्जिस्ट करता है, तो अब इसको इनकंसिस्टेंट हो जाना चाहिए। और उसके बाद लेट्स से मैं कोई एक और नेम ऐड करता हूँ, लेट्स से असलम, और यहाँ पे फोन नंबर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इस केस में चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सो क्योंकि कंसिस्टेंट का मेथड जो है हमारी फोन बुक की क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता, सो अब मैं ये करने के जा रहा हूँ कि उस मेथड को अब मैं क्रिएट करना चाहूँगा। सो अभी के लिए मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, सिंपल जो है यहाँ पे लेट्स से ट्रू रिटर्न कर देते हैं और लेट्स से यहाँ पे मैं फॉल्स करता हूँ। अब आप इस टेस्ट केस को रन करें। सो आपका ये वाला जो टेस्ट केस है इस कंसिस्टेंस ये फेल हो रहा है क्योंकि हमेशा ही ट्रू रिटर्न किया जाता है। तो यहाँ पे मैं चूंकि फॉल्स असर्शन को चेक कर रहा हूँ, सो यहाँ पे चूंकि ट्रू रिटर्न होगा और इस केस में आपका जो टेस्ट केस है वो फेल होगा। और यहाँ पे आपको आप ये देखें तो आपको बता रहा है कि ट्रू जो है वो फॉल्स नहीं है और आपकी लाइन नंबर जो 24 है वहाँ पे कंसिस्टेंसी का जो चेक है वो बुनियादी तौर पे फेल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मैकेनिज्म है जब एक ही टेस्ट केस के अंदर आप बहुत सारी असर्शंस लिख देते हैं, ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके अंदर होगा ये कि यहाँ पे भी आपका कोई एरर इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद बाकी वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपका भी यहाँ पर अगर एरर आया था तो इसके बाद बाकी वाला जितना भी पोर्शन था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वाले सिनारियोस चेक नहीं होंगे। सो एक टेस्ट केस के अंदर मल्टीपल आप सिनारियोस टेस्ट करना जो है वो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जबकि ऊपर वाले अगर दो टेस्ट केसेस देखें तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं कि सिर्फ एक सिनारियो को ही टेस्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह ही होना चाहिए। सो अगर मैं किसी टेस्ट केस को ले लूं, तो यहाँ पे इस टेस्ट केस के तीन बुनियादी जो हैं वो पार्ट्स होते हैं एक टेस्ट केस के, जिसमें आपके पास सबसे पहला पार्ट जो होता है दैट इज रेंज।
उसके बाद एक्ट का पार्ट होता है, देन आपके पास असर्ट का पार्ट होता है। ये तीन बुनियादी जो है आपके पास आपका जो टेस्ट केस है उसमें तीन बुनियादी चीज़ें होती हैं। और सबसे पहले आप अरेंज करते हैं, यानी कि आप अपना ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको इनिशियलाइज करेंगे। देन उस ऑब्जेक्ट के साथ जो भी अगर लेसन से उसमें आपने कोई चीज़ें ऐड करनी है या जो भी उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं वो आप वहाँ पे जाके परफॉर्म करेंगे। और फाइनली आप असर्ट करते हैं, अपने रिजल्ट्स को चेक करते हैं। सो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आपको शुरू में नजर आ रहा है ये अरेंज का पार्ट है। देन आपके पास कुछ एक्ट का पार्ट होगा और फाइनली आपके पास कुछ असर्शन का पार्ट होगा। सो नॉर्मली ये तीन चीजें होनी चाहिए एक टेस्ट केस में, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट में हमने टेस्ट केस लिखा है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम अरेंज हमने किया, देन एक्ट, देन आप एक्ट कर रहे हैं, फिर अरेंज, फिर एक्ट, और सॉरी सबसे पहले आपने अरेंज किया, एक्ट, देन आप असर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्ट नहीं है बेसिकली, यहाँ पे सिंपल आप असर्ट कर रहे हैं, देन एक्ट, देन असर्ट, एक्ट, असर्ट, एक्ट, असर्ट। सो इस तरह का जो सिचुएशन होती है जिसमें आप मल्टीपल टाइम एक्शन और असर्शन जो है वो कर रहे होते हैं, ये वाला टेस्ट केस जो है ये आपका कोई अच्छा टेस्ट केस नहीं होता। सो इसको बेहतर बनाने के लिए हम इस टेस्ट केस को जो है वो मल्टीपल टेस्ट केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो है मैं टेस्ट केस ये लिख सकता हूँ, इज कंसिस्टेंट व्हेन एम्प्टी। तो उस केस में आप जो है सिर्फ इतने पोर्शन को टेस्ट करें कि जब वो एम्प्टी हो और तब वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट केस हो सकता है, इज कंसिस्टेंट व्हेन नो डुप्लीकेट्स। सो जब डुप्लीकेट्स नहीं हैं तो उस वक्त उसको टेस्ट किया जाए। सो आप इस केस में डुप्लीकेट्स नहीं हैं तो इस केस में कंसिस्टेंट है कि नहीं है। और सिमिलरली उस केस में जब डुप्लीकेट्स हों तब आप उसको टेस्ट करें। सो अब इस तरह के जो जब आपने इस तरह से उनको लिखा है तो ये वाला जो तरीकाकार है ये वाला बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें आप इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। सिंपल आपका हर एक जो टेस्ट केस है उसमें सिर्फ तीन ही चीजें हैं, अरेंज, एक्ट और असर्ट। उसके अलावा उसमें मल्टीपल चीजें नहीं हैं। सो अब हम करते ये हैं कि इस कंसिस्टेंस को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको आप बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आप कर ये सकते हैं फॉर न्यू वन, तो अगर तो मेरे नेम जो है वो सेम नहीं है और जो मेरे नंबर्स हैं वो सेम हैं, तो तब आपने इस केस में रिटर्न फॉल्स रिटर्न करना है, अदरवाइज आप ट्रू रिटर्न करेंगे। सो ये सादा सा कोड है जो आपके इस कंसिस्टेंट को बेसिकली चेक कर रहा है। सो अब हम इसको एवेल्युएट कर लेते हैं कि क्या हमारे तमाम तरह टेस्ट केसेस जो हैं वो पास होते हैं या नहीं होते। शायद इसमें कुछ इशू है, सॉरी। सो आपके तमाम के तमाम जो टेस्ट थे वो रन हुए और वो सारे के सारे जो हैं
यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सारे के सारे जो हैं वो पास हो रहे हैं। सो इस तरह से आप जो है अपने टेस्ट केसेस लिखते हैं और उनको रन करते हैं और आपको भी यहाँ पे रिजल्ट्स रिटर्न होते हैं। सो यहाँ पे आप देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं आपके तमाम तरह टेस्ट केसेस में वो रिपीट हो रही हैं कि हर वक्त हम जो हैं फोन बुक का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे भी क्रिएट कर रहे हैं। सो आप मल्टीपल टाइम्स जो हैं अगर कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो असूलन ये होना चाहिए कि जो ऐसी सिचुएशन होती है आपका कोई इनिशियलाइजेशन का मेथड होना चाहिए जिसमें जो इस तरह का कोड जो होता है वो वहाँ पे बेसिकली उसको कॉल हो जाना चाहिए और सिमिलरली आपका एक डिस्ट्रॉय का मेथड होना चाहिए जिसमें आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाएँ, बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह आपके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सेलेनियम यूज नहीं किया, यूनिट टेस्ट तो मेरे ख्याल से लाइब्रेरी अवेलेबल थी। जी, सेलेनियम यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं होती, सेलेनियम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमने वो बात भी की थी। सेलेनियम आप डेवलपमेंट के दौरान यूज़ नहीं करते। सेलेनियम की जो लाइब्रेरी होती है वो आपके पास डेवलप चीज़ मौजूद होती है और उसको आप टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसकी जो सिस्टम टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो आप परफॉर्म करते हैं वो सेलेनियम की मदद से करते हैं। लेकिन अभी के केस में हम यूनिट टेस्टिंग को डिस्कस कर रहे हैं और आपकी जो यूनिट टेस्टिंग होती है वो जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं साथ साथ अपने कोड को या आपकी जो फंक्शन क्लासेस होती हैं उनको टेस्ट कर रहे होते हैं। सो यूनिट टेस्टिंग डिफरेंट चीज़ है और आपकी जो सिस्टम टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो डिफरेंट चीज़ है और उनके लिए हाँ उनके लिए टूल्स भी ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे और सेलेनियम बड़ा पॉपुलर टूल है सिस्टम टेस्टिंग को करने के लिए। इसके अलावा जो रिग्रेशन टेस्टिंग है और स्मोक टेस्टिंग, इनके भी कोई अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं? जी, रिग्रेशन सेलेनियम का मकसद यही है कि आपने फंक्शनल टेस्टिंग करनी है ना, और रिग्रेशन टेस्टिंग में भी आप किसी फंक्शन को ही टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी आप सेलेनियम की मदद से कर सकते हैं। ठीक, हाँ। सो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं और इसके लिए आप एक काइंड ऑफ जिस तरह आपका एक कंस्ट्रक्टर या एक डिस्ट्रक्टर होता है, कुछ टेस्ट की प्री कंडीशंस होती हैं और कुछ उस टेस्ट केस की पोस्ट कंडीशंस होती हैं। सो आप जो आपकी प्री कंडीशन है उनको आप शुरू में इनिशियलाइज करें चीज़ों को और जब सारे टेस्ट केस फिनिश हो जाते हैं उसके बाद आप उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसके लिए हम टेक्स्ट फिक्सचर्स बेसिकली डिफाइन करते हैं और जब हम यूनिट टेस्ट की बात करते हैं सो यूनिट टेस्ट में आपके पास एक सेटअप मेथड होता है और सिमिलरली आपके पास एक टेयर डाउन मेथड होता है। और उसके अलावा जो आपके पास मेथड्स होते हैं दीज आर टेस्ट केस मेथड्स। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट केस मेथड्स लिखे हैं जबकि हमने कोई सेटअप मेथड्स या टेयर डाउन मेथड नहीं लिखे। आपका जो टेस्ट केस होता है उसका जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले सेटअप मेथड कॉल होता है अगर आपने लिखा है तो उसके अंदर जो तमाम तरह फंक्शनैलिटी होगी वो कॉल होगी। देन उसके बाद आपके तमाम तरह टेस्ट केस मेथड्स कॉल होंगे और फाइनली आपके टेयर डाउन मेथड जो है वो कॉल होगा। ये वाला जो सेटअप मेथड है या टेयर डाउन मेथड है इसको हम टेक्स्ट फिक्सचर कहते हैं
इधर कॉल है टेस्ट फिक्सचर। क्योंकि इसके दौरान आप टेस्ट में कुछ टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ काम कर रहे होते हैं और टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के बाद कोई काम कर रहे होते हैं, और ये आपका ओवरऑल जो हमने मेंशन किया है ये एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर है। तो ये आपके पास ओवरऑल एक टेस्ट केस का जो मेथड होता है उसका ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। सो अभी के लिए हम सिंपल हमने कोई सेटअप मेथड या टीयर डाउन मेथड नहीं लिखा, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि लेट्स से आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप सेटअप मेथड के अंदर क्रिएट कर लें, या आपने कोई फाइल से रीड करना है तो आप सेटअप मेथड के अंदर फाइल से डाटा रीड करें और टीयर डाउन मेथड के अंदर जाके आप उस फाइल को क्लोज कर दें। सो जो आपके पाइथन के अंदर जो यूनिट टेस्टिंग अवेलेबल है उसके अंदर आप एक ये आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसके अंदर अपना जो सेटअप और टीयर डाउन मेथड है उनको आप लिख सके। सो अगर यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स जो हैं उनको ओवरराइड करना है, सो तो यहाँ पे आप कर ये सकते हैं कि आप ओवरराइड करें। ओके जी, यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको बहुत से मेथड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जिनको आप ओवरराइड कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास एक सेटअप मेथड है जिसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप जाके ये कर सकते हैं कि ये जो फोन बुक का जो ऑब्जेक्ट है जो हम क्रिएट कर रहे थे बार बार, उसको आप हर एक टेस्ट मेथड के अंदर अलग अलग से क्रिएट करने के बजाय आप यहाँ पे एक दफ़ा क्रिएट करते हैं। तो इसको मैंने आप यहाँ पे क्रिएट कर दिया और आप जो है इस ऑब्जेक्ट को आप सभी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, रादर देन कि आप हर एक जो आपका मेथड है उसके अंदर अलग-अलग से जाके उसको क्रिएट करें। तो अब यहाँ पे मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और मैं सिंपल उसी को जो मैंने ऊपर क्रिएट किया था उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। सो सिमिलरली आपका जो टीयर डाउन मेथड होता है उसको भी आप ओवरराइड कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर आपने कोई चीज़ लेट्स से अगर आपने फाइल ओपन की हुई है और उसको क्लोज करना है तो आप इस टीयर डाउन मेथड के अंदर जाके क्लोज कर सकते हैं। सो अब आप इनको अगर रन करेंगे सो आप देख सकते हैं कि आपके तमाम के तमाम जो टेस्ट केसेस हैं वो अभी भी सारे के सारे पास होंगे। सो होगा ये कि हर एक मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होने से पहले सेटअप को कॉल करेगा और अपने एग्जीक्यूट होने के बाद वो टीयर डाउन को कॉल करेगा। सो इस तरह से आप एक पूरा अपना फिक्सचर डिफाइन कर सकते हैं। आपकी वो वाली फंक्शनैलिटी जो सभी टेस्ट केसेस ने यूज़ करनी है वो आप सेटअप मेथड के अंदर लिख सकते हैं, और जो आपका काम सिमिलरली टेस्ट केस करने के बाद करना है वो आप टीयर डाउन मेथड के अंदर लिख सकते हैं। सो इस तरह जो है आपका कोड जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक कंसाइज हो जाता है। सो ये तो थी डिस्कशन जो है यूनिट टेस्ट के हवाले से, जो यूनिट टेस्ट की आपके पास आपके पास जो फ्रेमवर्क है।
आप यूनिट टेस्ट के फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। आप कोड को जैसे जैसे डेवलप कर रहे होते हैं, आप साथ साथ जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं। सो इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, हमारे पास जो डेवलपमेंट है उसकी 3 तरह की अप्रोचेस होती हैं। एक तो आप अप्रोच ये फॉलो कर सकते हैं टेस्ट फर्स्ट टेस्ट लास्ट, कि आप सबसे पहले अपना सारा कोड लिखें और कोड लिखने के बाद जो है आप अपने टेस्ट केसेस लिखें। एक अप्रोच आपकी ये हो सकती है। सेकंड अप्रोच आपके पास ये हो सकती है कि आप टेस्ट केसेस जो हैं वो सारे पहले लिखें और टेस्ट केसेस सारे पहले लिखने के बाद आप उसके मुताबिक अपना जो है वो यूनिट्स डिज़ाइन करें। और उससे बेहतर जो अप्रोच हो सकती है दैट इज टेस्ट ड्रिवन अप्रोच। इसमें आप ये करते हैं कि एक टेस्ट केस लिखते हैं, उसको पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं और पूरा इम्प्लीमेंट करने के बाद जब एक फंक्शनैलिटी आपके जो सिस्टम है उसमें मौजूद हो, उसके बाद जो है आप अगला टेस्ट केस लिखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये 3 तरह की अप्रोचेस जो हैं जो आपके पास होती हैं। अगर आप टेस्ट लास्ट की अप्रोच को यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें ये इशू हो सकता है कि आप जैसे जैसे अपना कोड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको टेस्ट तो नहीं कर रहे और आपके यूनिट्स भी हो सकता है अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किए होंगे। सो ये क्वाइट पॉसिबल है कि जब आप सारा इम्प्लीमेंट कर लें तो आपका जो डिज़ाइन है कोडिंग का उसमें यूनिट्स अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किए गए हों और वो आपका जो डिज़ाइन है वो डिस्कवरेबल वो टेस्टेबल ना हो आपके पास। सिमिलरली ये हो सकता है कि आपके जो बग्स हैं अगर आप लेट टेस्टिंग करेंगे तो वो ऑब्वियसली लेट आइडेंटिफाई होंगे और आप डिज़ाइन करने के बाद अगर सारा कुछ टेस्ट करते हैं सो हो सकता है आपको टेस्टिंग के लिए सफिशिएंट टाइम ही ना मिले, तो आप टेस्ट जल्दी से लिखेंगे और उस सिचुएशन में बहुत सारे जो सिनारियो है आप उनको मिस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जी सही टेस्ट ड्रिवन एक बार दोबारा बता दें, मुझसे मिस हो गया। जी हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी के लिए हम टेस्ट लास्ट की बात कर रहे थे जिसमें आप डिज़ाइन सबसे पहले बनाते हैं और डिज़ाइन बनाने के बाद बिल्कुल आखिर में अपने टेस्ट केसेस लिखते हैं। उसके बाद जो टेस्ट फर्स्ट होता है उसमें आप ये करते हैं कि सबसे पहले अपना एक स्केच बनाते हैं, आपने जो भी करना है, और स्केच बनाने के बाद आप अपने तमाम तरह टेस्ट केसेस जो हैं वो लिख लेते हैं और फिर उन टेस्ट केसेस को पास करने के लिए आप जो है अपना कोड जो है वो लिखते हैं। दैट इज टेस्ट फर्स्ट अप्रोच। सो आपने स्केच बनाया, अपने टेस्ट केसेस डिफाइन किए और उसके बाद आप कोड लिखेंगे। सो दैट इज सेकंड स्ट्रेटजी। सो ये स्ट्रेटजी भी आपकी काफ़ी हद तक काम करती है, लेकिन इसमें इशू ये होता है कि शुरू में ही तमाम तरह टेस्ट केसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना, बिल्कुल कोई चीज़ डेवलप किए बगैर वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो ये हो सकता है कि आपने जो शुरू में टेस्ट केसेस सारे के सारे डिफाइन किए वो तमाम तरह सिनारियोस को कवर नहीं कर रहे हों, तो आपको दोबारा से अपने डिज़ाइन के स्केच जो आपने बनाया था उसको मॉडिफाई करना पड़े और दोबारा से कुछ नए टेस्ट केसेस ऐड करना पड़े और फिर आप दोबारा से कोडिंग कर रहे हों। इसमें जो रीआइटरेटिंग की पॉसिबिलिटी होती है जब आप शुरू में ही सारे टेस्ट केसेस लिख देते हैं वो ज़्यादा होती है।
देन आपके पास लास्ट जो अप्रोच है उसमें आप ये करते हैं कि आप एक एक टेस्ट केस डिफाइन करते हैं। सो आप करेंगे ये कि आप अपना वन टेस्ट केस जो है उसको डिफाइन करेंगे, और उसके बाद उसको डिफाइन करने के बाद आप उस टेस्ट केस को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखेंगे कि कहीं पे किसी तरह की इम्प्रूवमेंट या रीफैक्टरिंग की ज़रूरत तो नहीं, सो आप उसको रीफैक्टर करेंगे। सो आप एक टेस्ट केस लिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आप किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सो वो आप करेंगे। उसके बाद आप अगला टेस्ट केस, अगली सिचुएशन, उसके लिए टेस्ट केस लिखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने कोड में तो कुछ तरह की रीफैक्टरिंग करेंगे। तो इस तरह से आप ओवरऑल जो है अपनी जो डेवलपमेंट है वो कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली जो टेस्ट ड्रिवन अप्रोच है इसके लिए आपको अच्छी खासी स्किल चाहिए, आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से काम करेंगे तो आप इस तरह से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये वाली अप्रोच जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इस तरीके से डेवलपमेंट को सीख लें तो आपकी ये वाली अप्रोच ज़्यादा इफेक्टिव है बाकी दोनों की निस्बत। टेस्ट लास्ट जो है ये अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल लास्ट पे चीज़ों को छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आपने बग्स हैं उसको साथ साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, और बिल्कुल अगर वो लास्ट में आइडेंटिफाई होते हैं तो आपको बहुत सारी चेंजेस बहुत ज़्यादा रीआइटरेट करना पड़ेगा। सो आपकी जो टेस्ट ड्रिवन वाली अप्रोच है वो इन तीनों में से ज़्यादा बेहतर है अगर आप उसको फॉलो करते हैं। टेस्ट ड्रिवन और टेस्ट फर्स्ट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है। जी, टेस्ट फर्स्ट जो है उसमें आप सारे के सारे टेस्ट केस इकट्ठे लिख लेते हैं शुरू में, सारे इकट्ठे लिखने के बाद आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन टेस्ट ड्रिवन में आप एक टेस्ट केस लिखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद जो है अगला टेस्ट केस लेते हैं। इस तरह से चल रही होती हैं चीजें। ठीक है। हाँ, ये इनमें बुनियादी डिफरेंस है। सो अभी के लिए जो अभी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की उसमें भी हम टेस्ट ड्रिवन अप्रोच को यूज़ कर रहे थे। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा कि हम एक टेस्ट केस लिखते थे, वो वाली फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करते थे, और उसके बाद अगला टेस्ट केस लिखते थे। इस तरह से हम चीज़ों को लेके चल रहे थे। सो ये तो है आपके पास जो है यूनिट टेस्ट की लाइब्रेरी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाई टेस्ट की लाइब्रेरी को। सॉरी, यूनिट टेस्ट एक फ्रेमवर्क है आपके पास। अब हम पाई टेस्ट के फ्रेमवर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। पाई टेस्ट जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा कह लें कि आपके पास एक्सटेंसिबल किस्म का फ्रेमवर्क है। जो आपके पास यूनिट टेस्ट का फ्रेमवर्क है वो एक आर्किटेक्चर है, दैट इज एक्स यूनिट। ये आर्किटेक्चर 1998 में प्रपोज किया गया था, और इसकी बेस पे जो फ्रेमवर्क है दैट इज जे यूनिट। जो जावा का फ्रेमवर्क है वो इसकी बेस पे डेवलप किया गया था। सो अभी आप देखें तो जो एक्स यूनिट की नेचर है वो बड़ी ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस्म की नेचर है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को फॉलो करता है, जिसमें आपको क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और क्लास के अंदर जाके आप अपने जो मेथड्स हैं वो लिख रहे होते हैं। और आपने अगर टेक्स्ट फिक्सचर को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको चीज़ों को ओवरराइड करना पड़ता है। लेकिन जो आपका पाई टेस्ट का फ्रेमवर्क है अब वो ऐसा नहीं है। आपका यूनिट टेस्ट का फ्रेमवर्क तो ये एक्स यूनिट फैमिली को फॉलो करता है, क्योंकि एक्स यूनिट का जो आर्किटेक्चर है इसकी बेस पे बहुत सारे लैंग्वेजेस में फ्रेमवर्क्स जो हैं वो डेवलप किए गए थे, जिसमें जावा में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, पाइथन में या सी शार्प में, जो एक्स यूनिट आर्किटेक्चर को या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को फॉलो करते हैं। और इसी बेस पे आपका यूनिट टेस्ट का फ्रेमवर्क जो 2001 में
प्रपोज किया गया था। सो जो पाई टेस्ट का फ्रेमवर्क है वो उसकी जो नेचर है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस्म की नहीं है। आपको क्लासेस को किसी क्लास को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता, और आप जो हैं सिंपली डायरेक्ट ही अगर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन नहीं भी है, आप डायरेक्ट ही टेस्ट केसेस जो है वो लिख सकते हैं। और पाई टेस्ट जो है ये यूजुअली समझा जाता है कि ये ज़्यादा आसान है यूज़ करना आपका जो यूनिट टेस्ट है उसकी निस्बत। सो अब हम एक इसी एग्जांपल को थोड़ा सा पाई टेस्ट की मदद से हम उसको करने की कोशिश करते हैं। यूनिट टेस्ट की डिस्कशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे।